नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी MVP डिवाइन प्रोडक्शन स्टूडियो से। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो CIL गुरु के नाम से बहुत फेमस हैं और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में पिछले 15 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं। लाल किताब के विषय में पढ़ाते हैं और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के जन्मदाता भी वही हैं। तो आज हम उनसे लाल किताब के संदर्भ में बहुत सारी बातें करेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ दीपक गुप्ता जी आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ना पिछले लगभग 1.5 साल से ना पॉडकास्ट करता आ रहा हूँ और पॉडकास्ट करने के बाद ना सर्चिंग एक ह्यूमन नेचर है कि वो नया नया कुछ प्लेटफॉर्म सर्च करता रहता है। तो इसी सर्चिंग के दौरान मैंने आपका डिवाइन प्रोडक्शन हाउस देखा, तो विचार बनाया कि क्यों ना 1-2 पॉडकास्ट आपके साथ भी किए जाएं, क्योंकि कहते ना असली कामयाबी घाट घाट पर जो पानी पीता है ना, तो पानी के टेस्ट के बारे में वो अच्छा जानता है। तो आपके पॉडकास्ट पे आए, आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू जी। सो दीपक जी, हमने सुना है कि जब तक माँ जिंदा है तब तक हर कामयाबी है, यानी कामयाबी आपके पैर चूमती है, ये सुना है हमने। तो लाल किताब के अंदर ऐसा कौन सा योग है जो कि ये बताता है कि माँ के होते हुए तो हमारे साथ बहुत कामयाबी हमारे लिए होती है, माँ के जाने के बाद कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल स्टार्ट होता है, ऐसा कौन सा योग है? आपने ये बात बिल्कुल सही पकड़ी कि जब तक व्यक्ति की माँ जिंदा है तब तक उस व्यक्ति की ज़िंदगी में कामयाबी कदम चूमती है। जैसे कि हम जानते हैं, माँ को जो ज्योतिष में जो दर्जा दिया गया ना, वो चंद्रमा का दिया गया है जी। या आप इसको वाइसी वर्सा कह सकते हैं कि चंद्रमा को माँ की संज्ञा के रूप में माना गया है। जब हम दिवाली पे पूजन करते हैं तो चांदी के सिक्कों का करते हैं। तो दिवाली पे पूजन हम किसका करते हैं? माँ लक्ष्मी का करते हैं। जब चांदी के सिक्के का पूजन कर रहे हैं, मतलब कि चांदी का पूजन कर रहे हैं, चंद्र का पूजन कर रहे हैं, इसका मतलब माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं जी। तो व्यक्ति को चाहिए कि अगर उसकी माँ है तो अपनी माता के साथ जितने अच्छे मधुर संबंध वो रखेगा, उस व्यक्ति के अंदर जीवन में तरक्की कदम चूमेगी। और हम ना कई बार, हम जैसे कि सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ सारे त्योहार, सारे पर्व चंद्रमा पे आधारित हैं, तिथि पर आधारित हैं। एकादशी, 11, चतुर्थी, तो चंद्रमा की तिथि की गणना करके हम त्योहार की तारीख निकालते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक मां जिंदा है व्यक्ति की जिंदगी में कामयाबी बनी रहेगी। अच्छा, तो इसका मतलब कि ये चंद्रमा और माँ का बहुत कनेक्शन है, गहरा, बहुत गहरा कनेक्शन है जी। जैसे कि हम साइंस की अगर बात करें तो साइंस खुद ये बात को कहता है कि हमारे शरीर में 70% पानी है। और अगर हम फिर साइंस की बात करें तो कहते हैं कि पृथ्वी पर 70% पानी है। और एक घर का 70% हिस्सा ऐसा होता है जिसकी हम सफाई नहीं करते। हम अपने मोबाइल के अंदर भी 70% मोबाइल के फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका मतलब कि एक शरीर को 70% पानी चाहिए। पृथ्वी पे किसी भी देश को, किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में भी 70% पानी है। तो मतलब चंद्र का इतना बड़ा महत्व है, हद से ज़्यादा महत्व है। करवा चौथ में चांद को देखा जाता है, ईद पे चांद को देखा जाता है, भैया दूज पे चांद को देखा जाता है। तो चंद्र का महत्व ऑटोमेटिकली हमारे सनातन धर्म में भी है, हमारे शास्त्र में भी है और ज्योतिष में तो खैर है ही। बिल्कुल। और दीपक जी, एक आजकल के समय में हम देखते हैं कि वर्किंग पीपल हैं हर तरफ, लोगों को अपने घरों से बाहर आना पड़ता है। ज़रूरी नहीं होता कि पेरेंट्स भी उनके साथ आएं, क्योंकि वो अपनी माहौल में रहना पसंद करते हैं। तो इस टाइम में जिसमें वर्किंग पीपल, जो हम लोग बाहर निकलते हैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर, तो माँ दूर होती है।
तो क्या उसका कुछ असर होता है, या उसको कैसे इस तरीके से, किस योग से या किस तरीके से, लाल किताब में जो ऐसे उपाय है या कुछ भी है, उससे क्या किया जा सकता है कि दूर रहकर भी माँ हमारे साथ रहे? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज का समय इस सिनेरियो पे आ गया है कि कामयाबी उसी को मिलती है जो घर से बाहर कदम रखता है। जी। अगर गंगा हिमालय को नहीं छोड़ती तो क्या आपके घर तक पानी आ सकता था? बिल्कुल नहीं आ सकता था। तो व्यक्ति को कामयाब होने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा। मगर लेकिन अभी इससे पहले मैं खुद कह रहा था कि जब तक माँ जिंदा है, माँ का साथ है, माँ का आशीर्वाद है, तब तक आपके जीवन में तरक्की है। मगर परिवार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। जी। कहते हैं अगर आपकी माँ है और आप किसी कारणवश जॉब के पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से, या किसी भी घर के कलह की वजह से अगर आप अपनी माता से दूर जा रहे हैं, तो कम से कम अपने जन्मदिन पे आप अपनी मां से मिलने जरूर जाएं। माता से अगर आप चांदी लेकर अपने पास रख लें, चांदी का सिक्का ले सकते हैं, चांदी किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। जबकि मैं अगर पर्सनल गाइड करूं तो मैं कहूंगा कि आप शुद्ध कोरी चांदी, जो 25 किलो की सिल्ली आती है, उसमें से आप कटवाओ। क्योंकि जहां चंद्र है वहीं शनि है। क्योंकि जब हम चांदी को काटते हैं तो उसमें ना बारीक बारीक काले काले छेद होते हैं, या चांदी काली पड़ जाती है जी। तो जहां चंद्र है वहीं शनि है, और शनि ठहराव है। अच्छा। अब अगर आपका मन ही ठहराव नहीं है तो आप कितने भी बड़े व्यापार में चले जाओ, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, कामयाबी नहीं है। तो माता से साल में कम से कम एक बार आपको चाहिए कि भैया उनसे मुलाकात करें, उनका आशीर्वाद लें, तो कामयाबी आपके साथ चलेगी। दीपक जी, ये माँ की दुआओं का असर और चंद्रमा का रहस्य, ये क्या है? लाइक हमने सुना है कि देखा भी है और कि माँ के पैर छू के हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, जो कि पहले करते भी थे। आज के समय में पता नहीं लोगों को उससे शर्म आती है या क्या रीज़न है, तो क्या इसका क्या असर है? आपको क्या लगता है कि इसका क्या कनेक्शन है? मैं सबके बारे में तो नहीं कहता, मैं अपने बारे में ही कहता हूँ। मेरी मदर से मैं जब भी मिलता हूँ मैं पैर नहीं छू पाता। पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं ना पैर छू रहा हूँ तो मैं अपने आप को ना दिखा रहा हूँ कि माँ मैं तेरी इज्जत करता हूँ, मैं तेरा आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। बस यही हो सकता है कि लोगों के दिमाग में भी यही बात हो। दिल से इज्जत तो सारे करते हैं जी। लेकिन आज के सिनेरियो को ऐसे लगता है कि यार मैं रोज जाऊंगा। अब मैं रोज अगर वहीं रह रहा हूं और मेरी रूटीन में हैबिट बनी हुई है, तब तो मुझे लगता है कि आज मैंने माँ के पैर नहीं छुए तो मेरे को कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन मेरी वो हैबिट में नहीं है। मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, बैठता हूँ, लड़ता हूँ, लेकिन जहाँ पैर छूने की बात आती है ना, वहां मुझे लगता है कि मैंने अपनी माता को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं तेरी इज्जत करता हूँ। कुछ इस वजह से भी लोग थोड़ा सा ना, और आज के टाइम में तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे छूने भी जाएं तो पेरेंट्स भी बोलेंगे तो पेरेंट्स भी कहते हैं ठीक है बेटा, ओके। हाँ, तो वो भी एक होता है। तो चंद्रमा का रहस्य यही है जी। चंद्रमा को ना दिल की संज्ञा भी कहा गया है। दिल से अगर आप इज्जत कर रहे हैं, अब किसकी इज्जत कर रहे हैं? जब बात चंद्रमा के रहस्य की बात चल रही है तो यहाँ पे चंद्रमा आपकी माँ है, यही चंद्रमा आपकी एक रूप में चाची भी है, और यही चंद्रमा एक रूप में आपकी दादी भी है, यही चंद्रमा एक रूप में आपकी सास भी है। अगर आप अपनी सास की इज्जत कर रहे हैं, अपनी माँ की इज्जत कर रहे हैं, अपनी चाची की इज्जत कर रहे हैं, अपनी दादी की इज्जत कर रहे हैं, हर उस लेडी की इज्जत कर रहे हैं जो आपकी माँ की उम्र के बराबर है, तो वही चंद्र है। सही रहस्य वही है। क्योंकि सूरज का जाना और चांद का आना ये फिक्स है, नियति है। आपने कृष्ण जी के बारे में सुना होगा जी, है नहीं? रात में पैदा हुए, चांद की रोशनी में पैदा हुए। शंकर जी ने अपने माथे पर
अपनी जटाओं में चंद्र को कायम कर रखा है। हम सबसे पहले कौन सी जगह पहुंचे? चांद पर पहुंचे, बाद में हम मंगल पे पहुंचे, बाद में हम बाकी और ग्रहों पे पहुंचेंगे। सूर्य पे नहीं पहुंचे, हम चंद्र पे ही पहुंचे। तो यही चंद्र का रहस्य है कि आपको दिल से हर उस स्त्री की इज्जत करनी चाहिए जो आपकी माता की उम्र के बराबर है। ठीक है दीपक जी, आप कोई ऐसे सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन के बारे में बता सकते हैं कि जिन्होंने पहले चंद्रमा के कारण बहुत राजयोग देखा हो और वो फिर एकदम से डाउनफॉल में जाने शुरू हो गए, जो हम कनेक्शन बता रहे हैं अभी माँ और चंद्रमा का, तो उसके बारे में बताइए। देखो जी, जब बात चंद्रमा की चल रही है ना, तो ज्योतिष के पैरामीटर के हिसाब से बात करूं, तो लाल किताब के पैरामीटर के हिसाब से बात करूं, तो कुंडली का जो पहला घर है, जिसको हम लगन कहते हैं, जिसको हम तख्त कहते हैं, जिसको हम सिंहासन कहते हैं, तो वहां पर अगर चंद्रमा बैठ जाए तो चंद्रमा है राजमाता। अब ये राजमाता अपनी पूरी रियासत की प्रजा से मोहब्बत करती है, नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि मां नफरत कर ही नहीं सकती है अपवाद को छोड़ के। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है, ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन है जिसका चंद्रमा लगन में है? अगर आप इस पॉडकास्ट पे नए हैं तो मेरा दावा है इस पॉडकास्ट के खत्म होते होते अगर आपकी कुंडली के पहले घर में चंद्रमा बैठा है तो आज आप अपनी जीवन के राज को जान लेंगे। मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स के बारे में जो मेरे दिल के अजीज हैं, और जो मेरा दिल जिसके पास है उसके भी दिल के अजीज हैं। हम सबके दिल के अजीज हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका चंद्रमा पहले घर में है, माता से दूर थे फिर भी कामयाबी है। आपने एक बात नोट करी, हर साल जन्मदिन पे वो अपनी माता से मिलने जाते थे और अपनी मां के पैर छूते थे। यह है चंद्रमा एक वाले के जीवन में कामयाबी का राज। अब आपको डिसाइड करना है, अगर आपकी कुंडली के पहले घर में चंद्रमा है और अगर आप अपनी माता से दूर हैं तो अब आपको क्या करना है। अगर आप मोदी जी की ग्रोथ को देखकर भी नहीं समझे तो फिर इसका कोई समाधान नहीं है, जाना तो पड़ेगा। चंद्रमा ही जीवन का रहस्य है। बिल्कुल। दीपक जी, जो अभी हमने आपसे सुना कि आप बात कर रहे हैं चंद्रमा घर एक का, जो आपने अभी इतना महत्व बताया हमें कि जिसका 1 नंबर पे है चंद्रमा घर, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगी। मेरे सामने अभी कुछ, मैं लाल किताब में से कुछ मेरे सामने पंक्तियाँ हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हुक्म पूरा माता का गर तू करेगा, उम्र रिजक माया ना तेरा घटेगा। इसका क्या मतलब है? हुक्म पूरा माता का गर तू करेगा मतलब यदि लाल किताब के अनुसार किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा पहले घर में, अगर ये अपनी माता का हुक्म मानता है, माता की बात मानता है, उम्र मतलब आयु, रिजक मतलब आमदनी, माया मतलब पैसा, तो यदि चंद्र एक वाला व्यक्ति अपनी माता का हुक्म मानता है, अपनी माता की बात मानता है, माता का आशीर्वाद लेता है, तो इसकी उम्र लंबी होगी, आमदनी अच्छी होगी, माया अच्छी होगी। माया ना तेरा घटेगा मतलब इस व्यक्ति को पैसों की जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं रहेगी, मगर समाधान एक ही है, तेरी कामयाबी का रास्ता तेरी मां के चरणों से होकर गुजरता है, उसकी हां में हां करके गुजरता है, ये इस लाइन का मतलब। अच्छा, और ये जो है दूध खालिस जर पहले चंद्र नहर वीराने आती हो, तो कहता है कि चंद्रमा कुंडली के पहले घर में है ना, उस व्यक्ति के जन्म से पहले दूध खालिस पहले चंद्र नहर वीराने आती हो, जन्म से पहले इसके परिवार की माली हालत खराब हो सकती है। अच्छा, लेकिन जैसे ये चंद्र एक वाला पैदा होगा, जो नहर वीरान पड़ी है,
उसमें पानी आना शुरू हो जाएगा, मतलब इसके परिवार में पैसा आना शुरू हो जाएगा। काम मंदे या मुतखोरी से शान पहले भी जाती हो। काम मंदे या मुतखोरी से शान पहले ही जाती हो अगर चंद्र एक वाला व्यक्ति मंदे काम करेगा। अब यह मंदे काम की बात समझ नहीं आ रही। मंदे काम का मतलब है इश्कबाजी, मंदे काम का मतलब है कबूतरबाजी, मंदे काम का मतलब है कि शराबखोरी। अगर चंद्र एक वाला गंदे इश्क में पड़ गया, गंदे इश्क में कैसे, आज ए के साथ, कल बी के साथ, परसों सी के साथ, तो अगर ये चंद्र एक वाला ही व्यक्ति गलत रास्ते पर चला गया, इश्कबाजी में चला गया, कबूतरबाजी में चला गया, तो शान पहले जाती है। मतलब इस व्यक्ति की जिंदगी में 25 साल की उम्र से पहले इसके ऊपर तोहमत लग जाएगी, इल्जाम लग जाएगा। बहन भ्राता गुजरते पहले आम निशानी होती हो। बहन भ्राता, बहन मतलब बहन, भ्राता मतलब भाई, गुजरते पहले आम निशानी। तो जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा पहले घर में है, उस व्यक्ति के जन्म से पहले इसकी बहन या भाई गुजरे होंगे, मरे होंगे। अच्छा। इसकी मां के एबॉर्शंस हुए होंगे। ये एक आम निशानी है। अब ये बात ना आदमी की कुंडली पे अप्लाई होती है, लड़की की कुंडली पे ये अप्लाई हो सकती है मगर कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर ये आदमी की कुंडली में है ना जी, तो उस व्यक्ति के जन्म से पहले इसका कोई बहन या भाई जरूर गुजरा होगा, या आप कह सकते हैं इसकी मां के अबॉर्शंस हुए होंगे। माता चंद्र जब तख्त पे बैठे असर गुना दो देती हो। माता चंद्र, तख्त मतलब लगन, जैसे बताया सिंहासन। तो कहता है अगर वर्षफल में, क्योंकि लाल किताब में कॉन्सेप्ट है, एक तो कुंडली बनती है, दूसरा ना हर साल का एक वर्ष कुंडली बनती है। अगर लगन का चंद्रमा वर्षफल में लगन में ही वापस आ जाए, रिपीट मार दे, तो कहता असर दुगना देती है। मतलब इस व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, जॉब करता है तो प्रमोशन होगी, बिजनेस करता है तो नया सरकारी टेंडर मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा वहां बैठा है जहां मंगल का घर है। तो जैसे कि मैं बताऊं, लाल किताब ना काल पुरुष की कुंडली के आधार पर चलती है। अब काल पुरुष की कुंडली में पहला घर है मेष राशि का। तो जब लाल किताब की बात करते हैं तो वहां पर ना एक लाइन बड़ी प्यारी लिखी है, नक्षत्र भुला, मतलब कि नक्षत्र को भूल जाओ। वहां ना राशि 1 नंबर है, तो मेष राशि का मंगल और सूर्य वहां उच्च का। तो जब चंद्रमा वर्षफल में दोबारा वापस आता है तो सूर्य उच्च का है और चंद्रमा का मित्र है। तो अगर ये व्यक्ति व्यापार करता है तो इस व्यक्ति को सरकारी फायदा हो सकता है। बहुत कुछ जानने को मिल रहा है आपसे। अब अगली पंक्ति है, ऊंच शुक्र खवा कितना टेवे, दुखिया औरत उस रहती हो। कहता चंद्रमा एक के समय अगर कुंडली वाले की कुंडली में शुक्र कितना भी उच्च का हो, कितना भी अच्छा हो, उस घर की सारी औरतें दुखी रहेगी। वह औरतें जो बाहर से आई हैं, जैसे मान लो मेरा चंद्रमा एक में या मोदी साहब का चंद्रमा एक में, उनके घर में जितनी औरतें बाहर से आई हैं, उनकी मदर हो गई, उनकी पत्नी हो गई, मेरी मदर हो गई, मेरी पत्नी हो गई, मेरी भाभी हो गई, मेरी चाची हो गई, मेरी दादी हो गई। तो चंद्रमा एक के समय अगर दोस्तों आपकी कुंडली में शुक्र कहीं दूसरे घर में, 12वें घर में उच्च का भी बैठा है ना, तो आपके परिवार में बाहर से आई औरतें दुखी मिलेंगी। शनि सूरज जब 6 में बैठे तेवा मिट्टी घर चढ़ता हो। शनि सूर्य, तो आप अगर आप लोग सीख रहे हैं और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आपने एक कुंडली तैयार कर लो, एक ब्लैंक कुंडली का ड्रॉ कर लो और वहां पर ना चंद्रमा पहले घर में लिखो और वहीं से छठे घर में, क्योंकि लाल किताब में या ज्योतिष में जब हम बात करते हैं हाउस की ना, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 6th हाउस में सूर्य या चंद्रमा लिख दो। तो कहता है शनि सूर्य जब 6वें बैठे, छठे घर में बैठे,
तेवा मिट्टी चढ़ता हो, उस घर में निहायती गरीबी होगी। उस साल अगर मान लो कोई ऐसा वर्षफल आ गया कि जिसमें चंद्रमा 1 में आ जाए और शनि या सूर्य 6 में आ जाए, तो उस साल उस व्यक्ति के घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी, अच्छा, ईडी की रेट पड़ेगी, गाड़ी चोरी हो जाएगी, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर ये जन्म कुंडली में ही है तो इस व्यक्ति के घर में जब भी जन्म होगा, इस व्यक्ति का जिसका चंद्रमा 1 में, शनि या सूर्य 6 में है, तो निहायती गरीबी में परिवार पलता है। मित्र चौथे खवा 10वें आए, मोती सफर कुल दरिया हो। मित्र चौथे, तो चंद्रमा 1 के समय चौथे घर में मित्र बैठा हो, तो मित्र कौन है? तो चंद्रमा का मित्र यहाँ पे सूर्य है, मंगल है और बृहस्पति है। खुआ 10वें, तो मतलब चंद्रमा का शत्रु 10वें घर में आ जाए, जैसे शनि। राजयोग है, राजयोग। अच्छा, अब जिस शख्स के मैं बारे में बात करूंगा, उस शख्स की कुंडली में यह योग है। नाम बता दें? बता दे। नरेंद्र मोदी। चंद्रमा पहले घर में, बृहस्पति चौथे घर में और शनि 10वें घर में। तो कहता है मित्र चौथे, तो चंद्रमा का मित्र बृहस्पति चौथे घर में आ गया। ख्वा 10वां, तो चंद्रमा का शत्रु शनि 10वें घर में। ऐसा व्यक्ति गाड़ियों के बीच में खेलता है, बचपन से ही खेलता है। शौक जो रहेंगे ना वो अमीरों के रहेंगे। अब हम उन्हें जानते हैं तो हम इसलिए उसको जोड़ रहे हैं, लेकिन उसी समय ना एक बच्चा और पैदा हुआ था, उसका भी सेम यही होगा। हो सकता है कि वो कार का शोरूम चलाता हो, उसके पास गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। एक बच्चा और पैदा हुआ, हो सकता है वो एमसीडी में पार्किंग पे पर्ची काट रहा हो, उसके पास भी गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। उसके पास होंडा सिटी की भी चाबी मिल जाएगी, मर्सिडीज की भी मिल जाएगी, वेन्यू की भी मिल जाएगी, ब्रिजा की भी मिल जाएगी। बस मोदी साहब के पास माँ थी, एमसीडी वाले के पास माँ नहीं है। एमसीडी वाले के पास माँ है तो वो बिहार में है, यूपी में है, हरियाणा में है, लेकिन एमसीडी में जो काम कर रहा है वो माँ के पास नहीं जा रहा। एक और है जिसका कार का शोरूम है, माँ है, जिंदा नहीं है, माँ मर गई। तो लाल किताब ना हालात पे चलती है। मैंने पानी पिया, कितना पिया, फेंक दिया, सारा पी लिया, पानी गिर गया, तो हर जगह प्रेडिक्शन बदल जाती है। यस। 8 भला 7 उम्दा होते, रेत जल भी दौलत हो। 8 भला 7 उम्दा। नहीं, लाल किताब में एक बड़ी अच्छी बात क्या ना, हर अगर लाइन को गहराई से समझ लो, हम अपनी कुंडली को जहां तक चाहें वहां तक ठीक कर सकते हैं। 8 भला, 8वें घर में शत्रु नहीं होने चाहिए। किसके? चंद्रमा के, क्योंकि चंद्रमा 1 की बात चल रही है। 7 भला, और 7वां घर भी अच्छा होना चाहिए, या 7 और 8 खाली हो। रेत जल भी दौलत हो। रेत मतलब बुध, मतलब कि चंद्रमा 1 के समय यदि व्यक्ति का 7वां घर खाली है और 8वां घर खाली है, तो व्यक्ति 36 साल की उम्र के बाद राजा बनेगा। दोस्तों अगर बात करें फिर मोदी साहब की कुंडली की, क्योंकि मेरे एक दिल के अजीज है, उनके वो बड़े पापा कहलाते हैं, तो उनका 7वां घर भी खाली है, 8वां घर भी खाली है। तो हम दुनिया जानती है कि 36 के बाद ही उनके जीवन में राइजिंग आई है। तो रेत मतलब बुध, बुध मतलब बुध की उम्र। तो चंद्र 1 के समय यदि कुंडली का 7वां घर खाली हो, या 8वां घर खाली हो, या 7वें घर में मंगल हो, या 8वें घर में उसके मित्र हो, तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में तरक्की आएगी 34 के बाद, 36 के बाद। उपाय दिया हो जिस दम करते, शान भली सब शौकत हो। उपाय दिया हो जिस दम करते, कौन सा उपाय? वही मां का आशीर्वाद। मां का आशीर्वाद है तो ही आपकी जिंदगी में कामयाबी है, और अगर मां का आशीर्वाद नहीं है तो कामयाबी का पैरामीटर नहीं है। अब अगर मां है और आपका चंद्र 1 में है, तो जो मैं समाधान आपको बताने जा रहा हूं
100 ग्राम चांदी खरीद लो जी, और वो चांदी अपनी माँ को दे दो, और माँ उसको 10-5 दिन अपने पास रख ले, और वो चांदी आप माँ से आशीर्वाद के रूप में लेकर रख लो। आज से 40 साल 50 साल पहले की बात करें तो मोदी साहब तब भी अपनी माता जी के पास जाते होंगे। तो उस जमाने में ना माताओं का एक था कि बेटा आया है या कोई फंक्शन पड़ गया तो चांदी के सिक्के उस जमाने में बहुत थे। आज शायद चांदी के सिक्कों का शायद चलन ना हो, तो कोई चांदी का सिक्का पक्का, मैं पक्का श्योर हूं कि उनके पास कोई माता का दिया हुआ चांदी का सिक्का उनकी माता ने दिया होगा और वो उन्होंने संभाल कर रखा होगा। अगर आपका चंद्रमा 1 में, तो आपको क्या चाहिए, 100 ग्राम चांदी लीजिए, अपनी माता को दीजिए, माता से वो चांदी लेकर रख लो। उपाय यही है, उपाय यही अगर हम करते गए तो ये तो श्योर है, जब हम किसी भी व्यक्ति को कामयाब होता देखते हैं और उस व्यक्ति की अगर 70% पैरामीटर की बातें अगर हम समझ लेना, तो इंसान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। दीपक जी, इसके बारे में आप हमें थोड़ा और विस्तार से बताइए। देखो जी, मैं तो टीचर हूँ, तो मैं तो इस तरह से बताऊंगा कि जो भी आपके दर्शक या मेरा दोस्त या मेरी फैमिली मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली हो गई या मेरी पॉडकास्ट फैमिली हो गई, अगर वो देख रही है तो वो, जैसे कि मैं कह रहा था कि ये पॉडकास्ट जब आप ख़त्म करेंगे ना, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले घर में है, तो ये मेरा दावा है कि आप 1 साल के अंदर उस लेवल पे तो जरूर जाएंगे जो लेवल आपने सोचा है। तो दोस्तों, अगर बात करें समझने की, अगर बात करें ना, तो इसको समझा कैसे जाता है। खाना नंबर 1, मंगल का घर, चंद्रमा यहां लगन में, चंद्रमा वहां बैठा है जहां मंगल का घर है और सूर्य उच्च का है। जब ये व्यक्ति पैदा होता है तो जैसे कि हमने जाना था कि इसके परिवार में इसके छोटे बहन भाई कोई ना कोई बड़े गुजरे होते हैं। ये व्यक्ति परिवार का सबसे लाडला व्यक्ति होता है, मगर चंद्र 1 के समय अगर कुंडली का 7वां घर खाली है, तो ये तो 100% है, आपकी जिंदगी में बूम तब आएगा जब आपकी शादी 24 साल की उम्र से पहले होगी, वरना उस लेवल पे आप नहीं जा सकते। अगर मोदी साहब की बात करूं तो उनकी शादी 19.5 साल की उम्र में हुई थी, देन आप गूगल सर्च कर सकते हैं, 7वां घर खाली है। दूसरी बात, और चंद्रमा 1 वाले के बेटा इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटा हो जाए और आपकी माता की आयु लंबी हो, पैसों में आप अच्छे लेवल पर खेलें, तो 7वां घर जो है ना वो पारक है। अच्छा। तो मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें शहद भरें, उस पर ढक्कन लगाएं और उसे मिट्टी में दबा दें, पार्क वाली मिट्टी में। चंद्रमा यहां ना लगन में राजा है और 7वां घर ना प्रजा होती है, वहां कोई ग्रह ही नहीं है। अब ये राजा क्या करेगा भाई, मान लो हम आपके प्रोडक्शन हाउस में बैठे हैं, आप और हम दोनों राजा हैं। अब चाय मंगानी है, मैं तो जाऊंगा नहीं, आप भी नहीं जाओगे। जब आपका स्टाफ नहीं होगा, आपकी प्रजा नहीं होगी, तो राजा की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। अब एक राजा के अगर 10 नौकर हों, सोचो भाई से मजा आ गया। सुबह उठते उसने एक को कहना नाश्ता बना दे, एक को कहना चाय कर दे, एक को कहना कि मेरी गाड़ी साफ करा दे, एक को कह देगा मेरी फाइल एडजस्ट करो, दूसरे को कहेगा मेरा ब्रेकफास्ट तैयार करो। तो राजा की मस्त जिंदगी है। अब जो चंद्रमा लगन में है, जब ये मिट्टी का बर्तन शहद से भरा हुआ पार्क में दबाएगा तो कई लाख चींटियां खाएंगी, और जब कई लाख चींटियां खाएंगी तो कहते हैं बेजुबानों की दुआओं में जो असर होता है ना, वो जुबान वाली दुआओं में नहीं होता है। कुत्ता तो फिर भी बोलकर भौंककर आपका एहसान चुका देगा, लेकिन चींटी बोल नहीं सकती। तो जैसी वो चींटियां शहद खाएंगी, अब इससे जो राजा, जो लगन में राजा था, जो राजमाता थी, अब इसके लाखों भक्त हो गए,
लाखों प्रजा होगी, वो आशीर्वाद देंगी, अब इस कुंडली वाले की जिंदगी चल पड़ेगी। कहता बॉस ये उपाय कर लिया, क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? नहीं होंगे। अभी कामयाबी का केवल 25% मिला है, हमें चाहिए 100%। अब कहता है लगन में चंद्रमा बैठा है तो बॉस आपकी कुंडली में मंगल भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिसके घर में बैठा है मंगल अच्छा है तो आपकी आमदनी भी अच्छी होगी, बुढ़ापा भी अच्छा होगा, जवानी भी अच्छी होगी। मैं बचपने की बात नहीं कर रहा। अब अगर मैं बात यहां पे फिर मोदी साहब की करूं तो उनका तो मंगल ही लगन में चंद्र के साथ बैठा है। भाई एक तो मैं आपके घर आया, ऊपर से आप घर में मिल गए, तो बात ही क्या है फिर। अब मंगल अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो उसका उपाय करो। अब थोड़ा अपने फायदे की बात करते हैं दोस्तों। उपाय तो तब मिलेगा जब आप मुझे कॉल करेंगे, ठीक है। अब बात मंगल ठीक कर लिया, फिर मजा नहीं आ रहा, फिर 50% सैलरी बढ़ गई, लेकिन हमें तो 100% चाहिए। अब ऐसे कैसे काम चलेगा? तो कहता अगर चंद्रमा पहले घर में है तो बॉस सूर्य की पोजीशन भी देखनी है, क्योंकि चंद्रमा वहां बैठा है जहां सूर्य उच्च का है। तो अगर आपका सूर्य अच्छा है तो चंद्रमा एक वाले को चाहिए सरकारी काम में जाए। आज सरकारी नौकरी नहीं है तो कहां जाएंगे? मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट में। मगर लेकिन डिग्री लेने के बाद, अब अगर चंद्रमा लगन में और राजा पढ़ा लिखा ना हो तो फिर राजा की कोई वैल्यू नहीं है। भाई चंद्रमा एक में मोदी साहब का भी है, चंद्रमा एक में उसका भी जो एमसीडी में पार्किंग कर रहा है, पार्किंग की पर्ची काट रहा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो यहां पर क्या चाहिए? चंद्रमा को लगन में है तो डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री होगी तो उसको सरकार में जाना चाहिए। अब मोदी साहब तो गवर्नमेंट में आ गए, लेकिन जो एक आम आदमी है अगर डिग्री है तो भैया प्राइवेट के क्षेत्र में किसी अच्छे पद पे जाओ, किसी मल्टीनेशनल कंपनी पे जाओ। चलो जी वो मल्टीनेशनल में जॉब भी कर रहा है। अब आगे बात 75% की। सेटिस्फेक्शन अब भी नहीं है, क्योंकि हमें 100% चाहिए। कहता है चंद्रमा एक के समय 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कुंडली का 7वां घर, नंबर 2 कुंडली का 8वां घर, और नंबर 3 कुंडली का 11वां घर। 7वां घर तो प्रजा है, जो आपने शहद दबा दिया, प्रजा अच्छी कर ली। अब 8वां घर अगर आपका खाली है और 11वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा है, लेकिन वो चंद्र का मित्र होना चाहिए, तब इस व्यक्ति की जिंदगी में 100% सक्सेस आएगी। अब अगर मैं फिर बात करूं मोदी साहब की कुंडली की, तो चंद्रमा एक के समय 11वें घर में उस चंद्रमा का मित्र बैठा है सूर्य, तो जीवन में राइजिंग आई। तो कहने का तात्पर्य है कि चंद्र एक वाले को वो काम करना चाहिए जिस काम में उसको टीम की आवश्यकता। अगर आपका चंद्रमा एक में और आपके पास टीम नहीं है, मान लो आप परचून की दुकान चलाते हैं, अब आप पे टीम ही नहीं है। मान लो आप किसी कंपनी में टीम लीडर हैं तो आप पे टीम है। आप एसोसिएशन है किसी के साथ तो आपके पास टीम है। आप शोरूम चलाते तो आपके पास टीम है। तो चंद्र एक वाले को वो काम करना है जिसके अंडर में टीम हो। मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दूं ना, मेरी वाइफ का भी चंद्रमा एक में, वो इंश्योरेंस में ब्रांच मैनेजर थी, तो उसके पास सेल्स मैनेजर भी थे, सेल्स मैनेजर के अंदर में एजेंट भी थे, तो मतलब उस पर टीम थी। तो चंद्र एक वाले के जिंदगी में कामयाबी तब तक नहीं है जब तक कि उस बंदे के पास टीम ना हो। क्योंकि राजमाता होते हुए भी अगर आप हुक्म किस पे चलाओगे भाई, या तो घर में, या तो आप इतने बड़े हो कि घर में 10-12 नौकर हैं, नहीं तो आपके पास कोई ऐसा काम हो जिसके अंदर आपकी टीम है। तो टीम अगर है तो देन यू आर सक्सेस। टीम नहीं है तो आपको टीम जनरेट करनी है, कोई ऐसा काम करना है कि किसी ना किसी के साथ मिलकर काम करना है, तब जाके चंद्रमा एक में यहां पे कामयाबी की बात करता है। अब दोस्तों जो लाल किताब जानते हैं या जो ज्योतिष जानते हैं वो जानते हैं कि पहले घर में जो ग्रह है ना वो 7वें घर को देखता है। अब 7वां घर जो है वो शुक्र का है। अब यहीं पे लेके चलते हैं कि चंद्रमा एक में है और शुक्र अगर 7वें घर में है तो वैसे तो कहते हैं सास बहू का झगड़ा बहुत होता है, मगर अब यहां जाकर ये सास बहू ऐसे रहेंगी जैसे मां बेटी।
तो जैसे कि हम बात कर रहा था, तो मैंने बात बात में आपको बोला था ना कि घर में कलह की वजह से व्यक्ति अपने घर से बाहर चला जाता है पैसा कमाने के लिए। तो आज मैं एक फिर उपाय बताता हूं। अगर आपका चंद्रमा पहले घर में है और कुंडली का 7वां घर खाली है, तो बोलता मार्बल की गाय ले आओ, मार्बल की गाय। 7वां घर जो है ना साउथ वेस्ट है। अपने मार्बल की गाय 2 से 2.5 इंची की लेनी है, इससे नीचे नहीं लेनी, इससे ऊपर ले सकते हैं। मार्बल की गाय साउथ वेस्ट में 4 पीस रख दो, क्योंकि 7वां घर शुक्र का घर है। और शुक्र का एक घर और भी है, वह है कुंडली का दूसरा घर। तो 64 मार्बल की गाय, 4 तो रख दी आपने, हाँ। अब 64 और लेनी है। अच्छा। अब 16 पीस मार्बल की गायें 4 मंदिर में 4 शुक्रवार रख दो। 16 पीस मार्बल की गाय इस शुक्रवार को रख दो, 16 पीस मार्बल की गाय अगले शुक्रवार को रख दो, 16 पीस मार्बल की गाय अगले शुक्रवार को, और 16 पीस अगले शुक्रवार को। अब ना देखने वाला व्यक्ति ये सोच रहा होगा कि यार 64 का लॉजिक समझ नहीं आया। कुंडली का जो दूसरा घर है ना जी, वो 8वें घर का दृष्टि खाना नंबर 2 पे जाती है। तो जब 8वें की दृष्टि जाती है 2 पे, तो फिर लोग कह रहे होंगे 8 को 2 से गुना कर लो। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूं 16। अब कहेंगे 64 क्यों? क्योंकि कुंडली में जो मौत का स्थान है वो है 8वां घर। अब 8 को जब 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो इसलिए 64 गाय की बात कर रहा हूं कि 16 पीस होगी 8वें घर की दृष्टि जा रही है। तो 16 पीस 4 शुक्रवार अलग अलग मंदिर में देंगे मार्बल की गाय। 2 फायदे, एक तो परमानेंट शिफ्ट कर दिया, दूसरा पंडित जी खुश। भाई हर मूर्ति के आगे आप 2-2 गाय रख दो या 4-4 रख दो। इसी माने आपको मंदिर भेज रहा हूं, इसी माने आपका शुक्र खराब हो रहा है, गृहस्थी खराब हो रही है, आपको मैं शुक्र को लेके भेज रहा हूं। तो आपके ना रुई अगर देके जाओगे, बहुत से कहते हैं कि कोई सस्ता उपाय बता दो जी, क्योंकि गाय बड़ी महंगी आती है जी मार्बल की। मैंने अगर रुई भेजी तो पंडित जी उसकी बत्ती बनाएंगे और उसको जला देंगे। मैंने अगर कपूर भेजा तो पंडित जी उसको जला देंगे। मैंने अगर घी भेजा तो पंडित जी उसको जला देंगे। मैंने अगर दही भेजा तो उसका चांडामृत बनेगा। लेकिन आप जब गाय भेजेंगे तो पंडित जी रोज उसे धुलाएंगे। वो नहीं धोएंगे तो उनका कोई ना कोई जजमान धोएगा, कोई ना कोई पुजारी धोएगा, सेवादार धोएगा, या जो मंदिर में पूजा करने जा रही हैं हमारी माताएं बहनें वो धोएंगी। तो आपके शुक्र को कितना संभाल कर वहां रखा जाएगा, यहां जाके आपकी गृहस्थी बचेगी। तो किसी भी ग्रह को इतनी डीप पढ़ना चाहिए, इतनी डीप पढ़ना चाहिए कि वो ग्रह खुद आकर बोले कि भाई मेरे पास ये 4 पन्ने हैं, इन 4 पन्नों को अमल कर ले, यही तेरी गीता है, यही तेरी भागवत है। तब जाकर लाल किताब काम करती है। वो खाली उपाय देने से काम नहीं करती, आपको हर पैरामीटर से, हर एंगल से, कहते हैं ना चौकन्ना, जैसे सांप 1 सेकंड में फन इधर, 1 सेकंड में फन इधर, तो आपको चारों एंगल से कुंडली को पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। तब जाकर कुंडली कहेगी कि हां अब मैं अपने राज को, वरना कुंडली का राज इतनी आसानी से विधाता अपना राज आपको खोल के देते, ऐसा हो सकता है? एक बच्चा पैदा हुआ, मुट्ठी बंद है, बुआ गई उसकी मुट्ठी में उंगली डाल रही है कि भाई उंगली पकड़ ले तो मैं उस पर थोड़ा सा झूला झूला लूं। बाप गया वो, दादी गई वो, नानी गई वो, बच्चा मुट्ठी बंद करके बैठा हुआ है। लेकिन बच्चे ने भी कहा हद हो गई यार, जो भी आता है कभी कोई गाल खींचता है, कभी नाक खींचता है, कभी कुछ करता है, कभी हाथ में उंगली डाल रहा है। एक टाइम आता है 1.5-2 महीने बाद बच्चा कहता ले, और जैसे ही बच्चे ने हाथ खोला फिर कोई उसकी उंगली नहीं, उसके हाथ में उंगली नहीं डालता। वो कहता मैं बंद मुट्ठी लाया था भाई, और जब मैं जाऊंगा तो मेरी मुट्ठी बंदी होगी, लेकिन अगर तुम खोल के देखना चाहते हो तो लो देखो। लेकिन इन रेखाओं से आप क्या देखोगे? विधाता ने क्या लिखा है? हर रेखा, हर कुंडली का पार्ट एक अपनी अपनी दास्तान बयान करता है। हम ना उपाय पे भाग रहे हैं। जैसे कि मैं पिछले किसी पॉडकास्ट में मैंने कहा कि हमारे ना 10वीं का पेपर है, हमने पढ़ाई नहीं करी, हम मार्केट से चित्रा गाइड लिया है, कुंजी, जो मतलब मेरे टाइम पे चलती थी, आपके टाइम पे पता नहीं,
सर के टाइम पे चलती थी। चित्रा गाइड लिया है 20 रुपए की, उसे पढ़ा, हमारे 34 नंबर आ गए, हम खुश। अब 11वीं में एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि 34 में एडमिशन नहीं होना। अब अगर हमने शुरू से ही पूरी किताब पढ़ी होती, शुरू से ही पूरी कुंडली को पढ़ा होता, तो एटलीस्ट एक एज के बाद कह सकते थे कि भाई अब मैं सेटिस्फैक्शन हूँ अपनी लाइफ से। यही लाल किताब का राज है। बहुत अच्छे दीपक जी, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उपाय तो हम बहुत सुनते हैं, बहुत सारे जो पॉडकास्ट हैं या बहुत सारी चीज़ों से हमें उपाय तो मिल जाते हैं कि लाल किताब के ये उपाय हैं, बट घर कैसे, घरों के अकॉर्डिंगली कौन से घर में क्या बैठा है, एक में दूसरे में, जो भी आपने समझाया, ये हर कोई नहीं जान सकता जब तक कि उसको पूरी जानकारी ना हो। तो वो जानकारी जो हम लाल किताब के बारे में लेना चाहते हैं वो हम दीपक जी से ले सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आपको कुछ भी जानना है लाल किताब के बारे में या कुछ भी उसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दीपक जी से संपर्क करिए। आप बेहिचक बेझिझक आप जब मर्जी कॉल कर सकते हैं, लेकिन मेरी अगर क्लास चल रही होगी तो मैं फ़ोन काट दूंगा, देन आपको कॉल बैक कर सकता हूं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, हम ना किसी चीज़ के पीछे जाएं, अगर हम उसको समझ लें, सीख लें, तो फिर हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अगर हमने 10th में पढ़ाई करी है तो लाजी बात ऑटोमेटिक 11वीं में हमारा एडमिशन हो जाए, कोई नहीं रोक सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके जाएंगे तो देन लाइफ को ग्रोथ करेंगे हमने। और कामयाबी का एक सूत्र और भी है, आप जिसको भी अपने आइडियल मानते हैं, आप सचिन तेंदुलकर की अगर बनना चाहते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो बैट ऐसे पकड़ता है, वो ऐसे बात करता है, वो ऐसे कपड़े पहनता है। तो आपको चॉइस करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। मुझे टीचर बनना था तो मैंने टीचरों को फॉलो किया। तो मैं बार बार एक बात कहता हूं हर जगह पॉडकास्ट पे, मुझे ना अवध ओझा सर का एक डायलॉग बड़ा अच्छा याद आता है। कहता है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही गुर रहेगा। जिसने शेरनी का दूध ही नहीं पिया, जिसने शिक्षा ही नहीं ली, वो क्या गुर रहेगा, वो केवल बहस करेगा। बिल्कुल। तो हमें बहस नहीं करना है, हमें तर्क करना है, वितर्क करना है। और कब करना है? ज्ञान के साथ करना, लॉजिक के साथ करना। बिल्कुल। ज्ञान है तो आपको हर चीज़ की समझ है, तो उसके ज्ञान के बेस पे आप अपना जो भी है उसको बात को रख सकते हैं कि हमें इस चीज़ का ज्ञान है। बहस तो हम दो कुत्तों को आपस में भौंकते हुए देखते हैं, वो बहस ही कर रहे हैं, वो वितर्क थोड़ी कर रहे हैं। तो ज्ञान होगा तो हम उस पर ना लॉजिक पे बात करेंगे, समझ के बात करेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है। बिल्कुल। भाई मेरे लिए बनी है, हम बुद्धिजीवी लोग हैं तो हमें उस पर काम करना है, और जो चीज़ नहीं बनी उसको छोड़ देना है। छुट्टी। धन्यवाद दीपक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद जी। और हम ऐसे ही आपसे दोबारा अगले एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।